नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। राजभवन ने 2 साल में बख्शीश किए खर्च पर 22.58 लाख रुपए। ऑनलाइन होगी शहरी विकास की जरूरी सेवाएं। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गई। चिंतन शिविर में साइबर अपराध पर शिकंजे को बनेगी रणनीति। मेडिकल नर्सिंग दाखिलों में महिला आरक्षण मिलेगा। ओपनर कर्मियों के संरक्षक बने विधायक उमेश कुमार। हल्द्वानी में जीका जंजाल बने जंगली जानवर। सीएम सख्त, 6 दिन में 300 गड्ढे भरने में छोड़ेंगे पसीने। एनएचएआई की सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में है सड़क। हल्द्वानी को पसंद आ रही है हरियाली। दरोगा भर्ती घोटाला, हाकम और सादिक ने बिछाया था नेटवर्क। महानगरों के 45% लोग सैर सपाटे की तैयारी में। भूमि कटाव रोकने के लिए होगा सर्वे। उत्तराखंड में उम्र कैद भुगत रहे हैं 9 गुलदार। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले सीडीएस चौहान। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 स्थगित कराने की मांग। चारधाम यात्रा, शीतकाल में मुखवा में कर सकेंगे मां गंगा के दर्शन। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे आज। विधानसभा कर्मियों की बहाली पर ली जाएगी विधिक राय। केदारनाथ धाम में घोड़े वालों ने कमाए 1.01 अरब रुपये। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को क्षति आरक्षण देने के रास्ते तलाशने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने न्याय विभाग से कानूनी राय लेने के लिए फाइल बढ़ा दी। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि अब सरकार के पास फौरी तौर पर आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की अध्यादेश लाने का अकेला ही विकल्प बचा है। हाईकोर्ट ने अगस्त 2013 में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% 36 आरक्षण देने पर रोक लगा चुका है, जबकि वर्ष 2018 में आरक्षण का शासनादेश, सर्कुलर और अधिसूचना तीनों को खारिज कर चुका है। वर्ष 2015 में हरीश रावत ने आरक्षण का लाभ देने के लिए सदन में विधेयक पारित कराया था। तब से यह राजभवन में लंबित पड़ा था। सितंबर 2022 में धामी सरकार ने इसे पुनर्विचार के लिए वापस मांगा था। हालांकि सरकार ने दावा किया कि विधेयक की खामियों को दूर करके हुए फिर से आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण का लाभ दिलाएंगे, लेकिन अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वर्ष 2004 में एनडी तिवाड़ी सरकार ने सबसे पहले आंदोलनकारियों को नौकरियों में यह लाभ दिया था। हालांकि यह सुविधा 5 साल के लिए थी, लेकिन फिर इसका भी एक्सटेंशन कर दिया गया। इसके तहत 7 दिन से अधिक जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों में उसके आश्रितों को जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी को सीधे नौकरी देने का अधिकार था। वहीं चिन्हित आंदोलनकारियों व आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% 36 आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने वर्ष 2004 से 2018 के दौरान की पूरी रिपोर्ट उच्चतर को सौंप दी है। इसके साथ ही न्याय विभाग से भी परामर्श मांगा जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों को अभी सिर्फ पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिसमें 3 कैटेगरी है। पूरी तरह से असहाय हो चुके आंदोलनकारियों को 20,000, 7 दिन या से अधिक जेल में रहे व घायल आंदोलनकारियों को 6,000, जबकि सक्रिय आंदोलनकारियों को मौजूदा समय में प्रति माह 4500 रुपये पेंशन मिल रहा है। शहरी विकास विभाग के दर्जन जरूरी सेवाएं जल्द ही ऑनलाइन होने जा रही है। इस प्रक्रिया में नेशनल इंस्टीट्यूट व अर्बन अफेयर विभाग की मदद करेगा। विभाग में अभी हाउस टैक्स व ट्रेड लाइसेंस जैसी सुविधाएं सीमित स्तर पर ऑनलाइन मिल रही है। केंद्र सरकार निकायों को ज्यादातर नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इस क्रम में उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के साथ अर्बन ऑब्जर्वेटरी पर काम कर रखा है। इसके लिए विभाग और एनआईयूआई के बीच गत हफ्ते समझौता पत्र व हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। शहरी विकास विभाग के फिलहाल ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, रोड कटिंग के लिए आवेदन की सुविधा नगर सेवक पोर्टल पर दे रहा है। अब इसी क्रम में डोर टू डोर कूड़ा उठान, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मोबाइल टावर लगाने की एनओसी, स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट, निर्माण के ध्वस्त होने से निकला मलबा, साइन बोर्ड लाइसेंस, वेंडिंग सर्टिफिकेट, मेले, प्रदर्शनी, एनजीओ के कैंप, सेप्टिक टैंक साफ कराने के लिए आवेदन, बिल्डिंग बनाने के लिए एनओसी, डॉग लाइसेंस, निकाय की दुकानों के लिए आवेदन जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन मिलेगी। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के निर्देशक नवनीत पांडे ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को ऑनलाइन करने के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इसी क्रम में अब अन्य सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। लोग ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा कर लाइसेंस या सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। हरियाणा के सूरजकुंड में होने वाले गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दिल्ली रवाना हो गए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को होने वाले इस
सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिविर में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए इकोसिस्टम विकसित करने सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण, भूमि सीमा प्रबंधन के साथ ही आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा। साथ ही देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके सुरक्षित वातावरण बनाने को भी विशेष रणनीति तय की जाएगी। चिंतन शिविर में कुछ 6 छात्र होंगे। शिविर के पहले दिन होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग से सुरक्षा और शत्रु संपत्ति के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। दूसरे दिन साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने, महिला सुरक्षा, सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। चिंतन शिविर में उत्तराखंड से डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अन्य आला अधिकारी भी शामिल होंगे। सीएम धामी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। नीट और पीजी, यूजी और नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के दाखिले में महिला आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। शासन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और एचएनबी को पत्र भेजते हुए स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश सार्वजनिक रोजगार के विषय में। यह मामला सार्वजनिक रोजगार का नहीं है। मेडिकल कोर्स में मात्र काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होना है। प्रदेश के महिलाओं को दिए जा रहे 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस बीच नीट, पीजी, यूजी की स्टेट काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए भी काउंसलिंग कुछ ही वक्त में शुरू होनी है। ऐसे में एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने महिला आरक्षण के संबंध में शासन से दिशा निर्देश मांगे थे। शासन ने न्याय विभाग से परामर्श के बाद इस पर स्पष्ट कर दिए। कहा है कि उच्च न्यायालय में सार्वजनिक रोजगार के संबंध में राज्य के महिलाओं को निवास के आधार पर दिए जाने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण जो 24 जुलाई 2006 से जियो के तहत दिया जा रहा था, उस पर स्थगन आदेश आया है। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नीट, पीजी, यूजी और नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स में महिला आरक्षण का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। उत्तराखंड में लगातार तीसरे साल छात्र संघों के चुनाव पर संकट। विश्वविद्यालय से कॉलेजों में तक छात्र संघ चुनाव के मांग के बाद भी सत्र के शुरुआती 3 महीनों में चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, इसलिए अब चुनाव की संभावना काफी कम नजर आ रही है। राज्य में वर्ष 2020-21 में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाए थे। इन 2 सालों में कोविड का प्रकोप होने के कारण कॉलेज का संचालन नहीं बंद रहा, इस कारण चुनाव मुमकिन नहीं हो पाए थे। लेकिन अब कोविड की स्थिति सामान्य होने के बावजूद लगातार तीसरे साल में चुनाव के लिए शासन ने फिर यूनिवर्सिटी तथा कोई छात्र संघ भी लगातार छात्र संघ की मांग करे। छात्र संगठनों की सबसे बड़ी मांग है, प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पूर्व में कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण छात्र संघ में देरी की बात स्वीकार कर चुके हैं। पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं, ऐसे में छात्र संघ चुनावों के लिए कम ही संभावना नजर आ रही है। हल्द्वानी के आसपास जंगली जानवर लोगों के जी का जंजाल बन गया। आए दिन आबादी इसमें आकर उत्पात मचा रहे हैं। वन अधिकारियों की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लोगों में आक्रोश के बुधवार को लामाचौड़ क्षेत्र में गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीण शिकायत लेकर भाखड़ा रेंज कार्यालय पहुंचे। आरोप के वन कर्मचारियों ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। गुस्साए लोगों ने रेंज ऑफिस में शिकायत पत्र को चस्पा कर दिया। ईसाई नगर 2 निवासी विनोद कुमार जीना ने बताया कि गुलदार शाम को स्कूल के सामने देखा गया, इसके बाद वो हर खाली मकान में घुसा। संजय पाठक का कहना है कि आबादी व जंगल के बीच की दीवार में गेट लगा दिया गया है, जिससे अक्सर जंगली जानवर आ रहे हैं। गुलदार के लगातार मूवमेंट से काफी लोग चिंतित है। गुलदार का जिस जगह पर मूवमेंट हो रहा है वहां पर स्कूल व आसपास के इलाके के बच्चे आते जाते रहते हैं। ऐसे में गुलदार कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। बुधवार को ग्रामीण मामले में जब शिकायती पत्र लेकर भाखड़ा रेंज कार्यालय पहुंचे तो ऑफिस में तैनात कर्मचारियों ने शिकायत पत्र लेने से मना कर दिया। इसके बाद रेंज कार्यालय की दीवार पर चस्पा कर दिया गया। आंदोलन की चेतावनी दी गई। ये श्रुति जैन, बीना विनीता पांडे, भूपेन, नीलेश, नीलम जोशी, रमेश चंद्र आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यदायी संस्था की लापरवाही से लालकुएं से 3 पानी तक लगभग 12 किलोमीटर राजमार्ग खस्ताहाल हो चुके। इस पर एक तरफ 600 से अधिक गड्ढे हैं। लाल कुआं से हल्द्वानी को जाने वाले हाईवे की स्थिति तो किसी से छुपी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ताहाल सड़क की वजह से वाहनों को आंतरिक मार्ग से गंतव्य स्थान को ले जाने के लिए 7 वाहन चालकों की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हर रोज सड़क दुर्घटना का शिकार हुए राजगीर वो वाहन चालक लहूलुहान हालात में अस्पतालों से पहुंच रहे हैं। इसमें से कई लोग गंभीर चोट आने के कारण अकाल मौत का ग्रास पर नहीं। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। लोग गड्ढों से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का उपयोग हल्द्वानी, रुद्रपुर व कहीं बाहर जाने के लिए कर रहे हैं। इस मार्ग में अभी तक अनगिनत सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें तमाम राहगीरों व वाहन चालकों को अकाल मौत का ग्रास बनना पड़ा। वही कटों से बचने के लिए भारी वाहन लिंक मार्गों में फराटे भर रहे हैं, जिससे लोग मार्ग के भी ज़्यादा समय तक गड्ढा मुक्त नहीं पाएंगे। वही चोरगलिया में मुख्य मार्ग चोरगलिया से स्कूल तक 7 किलोमीटर मार्ग कभी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हल्द्वानी के बढ़ते
आकार से यहाँ मौजूद प्राकृतिक पेड़ पौधे खत्म हो गए, फिर भी यहाँ बसने वाले लोगों का पेड़ पौधों से संबंध खत्म नहीं हुआ। प्रकृति के नजीक रहने और घरों को सजाने के लोग नर्सरी से पौधों की खरीद कर रहे हैं। लोग केवल यही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले नर्सरी के पौधे भी घरों में लगा रहे हैं। इससे शहर की नर्सरी में हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। आधुनिकीकरण के साथ ही हर रोड कंक्रीट का जंगल बन गया है। ऐसे में लोग प्रकृति के साथ रहने के लिए घरों में जगह के अनुसार बाग बगीचे बना रहे हैं, जिसे किचन गार्डन के साथ ही आकर्षक पौधे भी रखते हैं। इसके लिए उनके द्वारा नर्सरी से पौधों के बीजों या पौधों की खरीद की जाती है। हल्द्वानी में एक दर्जन से ज्यादा नर्सरी में पौधों के फूलों के पौधे हर समय मौजूद रहते हैं, जिसमें अपने देश के साथ ही यहाँ की जलवायु और मौसम के अनुसार विदेशी प्लांट भी शामिल हैं, जिनकी कीमतें 20 रुपये से 5,000 तक है। नर्सरी संचालकों के अनुसार विस्तार के साथ ही नर्सरी का कारोबार बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में शहर में नर्सरियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। दरोगा भर्ती घपले में जैसे जैसे विजिलेंस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे संदिग्धों की सूची लंबी होती जा रही है। जांच में सामने आया कि भर्ती घोटाले में हाकम और सादिक ने अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर दरोगा भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था। यूपीएससी परीक्षा घोटाले की जांच में दरोगा भर्ती का जिन सामने आया तो एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में हाकम और सादिक मूसा की दरोगा भर्ती जांच में संलिप्तता पाई गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर शासन ने विजिलेंस को आगे की जांच सौंपी थी। विजिलेंस की जिम्मेदारी मिलते ही नकल सिंडिकेट की भूमिका निभाने वाले हाकम और सादिक मूसा गिरोह के 10 सदस्यों, तत्कालीन मार्गदर्शन मंडल सदस्य और वर्तमान में वेटनरी कॉलेज के डीन नरेंद्र सिंह जार्दौन और रिटायर्ड असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर दिनेश चंद्र जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस जांच में सामने आया कि परीक्षा संस्थान के इन 2 अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी या कर्मचारी नकल सिंडिकेट हाकम सिंह और सादिक मूसा के संपर्क में थे। उन्होंने मिलकर भर्ती घोटाले को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि धांधली में कई लोग भी शामिल थे, जिन्होंने इस अभ्यर्थियों से संपर्क साधकर घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। गौला नदी में हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए वन विभाग ने ठोस प्लानिंग तैयार की है। भू कटाव पर भारतीय वन्यजीव संस्थान और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान दोनों एजेंसियां गौला नदी का संयुक्त सर्वे करेंगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बारिश के दिनों में गौला नदी के उफान पर आने से उनके आसपास के क्षेत्रों में भू कटाव से भारी तबाही होती है। 18, 19 और अक्टूबर 2021 को हुई भारी बारिश के कारण रेलवे काठगोदाम रेलवे स्टेशन का सेंटिंग नेक गौला में डूब गया था। वहीं विदुखाता क्षेत्र में मकान बह गए और कई बीघा कृषि भूमि गौला में समा गई। इस वर्ष भी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हुई बारिश के चलते उपनाई गौला नदी ने सैकड़ों बीघा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। लाल कुआं में भू कटाव से नुकसान हो रहा है। वन विभाग अब इस भू कटाव रोकने के लिए नए सिरे से काम करेगा। वन विभाग भारतीय वन अनुसंधान एक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की संयुक्त टीम से सर्वे करवाएगा। जरूरत हुई तो ITI रुड़की की भी मदद ली जाएगी। तीनों विभागों की संयुक्त टीम की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे भूमि कटाव को रोकने के साथ ही वन्य जीवों की मूवमेंट व गौला में खनन के असर न पड़े। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। कोरोना संक्रमण के बाद हालात अब सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में महानगर में रहने वाले 45% लोग सैर सपाटे को चाहते हैं। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल की ओर से कराए सर्वे के अनुसार महानगर में बड़ी आबादी दौड़ भाग से दूर शांत जगह घूमने का मन बना रहे हैं। ऐसे में अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच पर्यटन कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है। देश के 15 टियर 1 व 2 शहरों में कराए सर्वे के अनुसार 40% लोग परिवार मित्रों के यहाँ जाएंगे। 31% छुट्टियों में किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं। यहाँ सर्वे उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार का अच्छा अवसर माना जा रहा है। सर्वे में दिल्ली, NCR, गुड़गांव, चंडीगढ़, लखनऊ समेत देश के बड़े शहरों के 5,000 लोग शामिल थे। ज़्यादातर लोगों ने वीकेंड या फिर किसी खास त्योहारी वीकेंड में 3 से 4 दिन की छुट्टियों की प्लानिंग की। जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे के अनुसार पर्यटन कारोबार कोरोना के बाद अपने पूरे स्तर को छू रहा है। इस साल काफ़ी संख्या में पर्यटक जिले में मिले हैं पहुंचे हैं। दिवाली वीकेंड के साथ क्रिसमस और नए साल पर भी अच्छा खासा रिस्पांस देखने को उम्मीद है। नवंबर माह में होने वाली PCS मुख्य परीक्षा कराए जाने प्रस्तावित है। महिला आरक्षण का पेंच होने के चलते अभ्यर्थियों ने प्रस्तावित परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेशों स्थगित करवाने की मांग की। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को ज्ञापन सौंपा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा महिलाओं के छात्र आरक्षण में रोक लगाने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का अध्यादेश लाने की बात कही है। ऐसे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रस्तावित विभिन्न भर्तियों को सरकार के अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है, लेकिन PCS की मुख्य परीक्षा को स्थगित नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को शामिल कर 12 नवंबर को परीक्षा प्रस्तावित की गई है। कहना है कि आयोग के इस प्रयास से परीक्षा देने वाली दूसरी राज्यों की महिलाओं पर बाद में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ 20 दिन का समय ही दिया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सरकार के अगले आदेश तक मुख्य परीक्षा कराने की मांग की है। हरिद्वार के समीप चिड़ियापुर स्थित रेस्क्यू और पुनर्वास सेंटर
9 ऐसे गुलदार हैं जो ताउम्र वही रहेंगे, यानी उम्र कैद जैसी स्थिति में उनकी आगे की उम्र आप यहीं गुजरेगी। आप ना जंगल देख सकेंगे और ना ही आज़ादी से घूम सकेंगे। इनको यहाँ पिंजरे में कैद रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों से पकड़े गए इन गुलदारों को रूबी, रॉकी, दारा, मुन्ना, जाट, मोना, गब्बर जैसे नामों से जाना जाता है। इनको वहाँ चिकन, मटन और अन्य तरह का मांस खाने को तो दिया जाता है, कुछ देर के लिए बाड़े में छोड़ा भी जाता है, लेकिन फिर से पिंजरे में डाल दिया जाता है। इनकी जिंदगी सजा याफ्ता कैदी जैसी है। वन विभाग का तर्क है इनमें से कुछ गुलदार के दांत टूटे हैं, कुछ की आंख में चोट है, कुछ के पंजों में चोट है। इस कारण वे अब जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ आदमखोर हैं। इसलिए केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। बुधवार को केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों में सीडीएस अनिल चौहान से विस्तृत वार्ता की गई। उन्होंने सीमा पर सेना की स्थिति को भी लेकर बातचीत की। साथ ही उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में युवाओं के रोजगार के लिए भर्ती कैंप आयोजित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की। दोनों ने उत्तराखंड मूल होने के कारण भी स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की। केदारनाथ धाम की यात्रा में आए इस बार कई नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पूरे यात्रा काल में जहां 15,55,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए, वहीं यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर वालों ने कुल 1,09,88,00,000 रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। इससे सरकार को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 6 मई को खुले थे। इसके बाद पहले दिन 20,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। कपाट बंद होने के एक दिन पहले बुधवार तक कुल 15,55,543 तीर्थयात्री बाबा केदार की दर्शन कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि यह एक सीजन में धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। केदारनाथ के लिए करीब 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा दूरी तय करनी होती है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने 4,302 घोड़ा मालिकों के कुल 8,644 घोड़ा खच्चर पंजीकृत किए थे। इस सीजन 5.34 लाख तीर्थयात्रियों ने घोड़े और खच्चरों की सवारी पर केदार धाम तक की यात्रा की। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि यात्रा ने इस बार सबसे बेहतर कारोबार किया। सोनप्रयाग में घोड़े खच्चर के संचालन का जिम्मा संभाले जी मैक्स कंपनी के प्रबंधक खुशाल रावत ने बताया कि यात्रा में घोड़े खच्चरों से रिकॉर्ड 1,09,88,959 रुपये का कारोबार हुआ। इसी से घोड़ा खच्चर स्वामियों को 1,01,34,00,000 रुपये मिले, जबकि सरकार को राजस्व के रूप में 8,02,00,000 रुपये प्राप्त हुए। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। इस मौके पर भगवान की समाधि पूजा की जाएगी, जबकि परंपरा अनुसार कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की चल बिग्रह डोली ओंकारेश्वर मंदिर के ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। वहां यमुनोत्री धाम के कपाट गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 6 माह तक शीतकाल के बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम में सुबह तीर्थ पुरोहितों द्वारा परंपरा अनुसार विधिवत पूजा अर्चना कर दोपहर 12:09 अभिजीत मुहूर्त के शुभ अवसर पर यमुनोत्री कपाट के बंद होंगे। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार पूजा अर्चना के बाद शीतकाल के लिए गुरुवार को बंद कर दिए जाएंगे। भैया दूज के मौके पर कपाट बंद करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भगवान की चल विग्रह डोली अनेक पैदल पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां बाबा की पूजा अर्चना कर मंदिर में डोली को विराजमान किया जाएगा।